आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले वो सीक्रेट रिपोर्ट जिसे लेकर व्हाइट हाउस में रोज मीटिंग हो रही है। अमेरिका व्लादिमीर पुतिन के परमाणु बम की काट खोजने में जुटा हुआ है, लगा हुआ है। क्या पुतिन को परमाणु युद्ध से रोकने के लिए परमाणु चोर मॉस्को पहुंच गए हैं? पुतिन के परमाणु तहखाने में सुरंग खोदने का प्लान आखिर क्या है? क्या पुतिन का एटम बम चोरी होने वाला है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको आज मिलने जा रहे हैं। जो देख रहे हैं वो भले ही काल्पनिक है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी धुरी पर घूमती धरती एटम बम से राख हो सकती है। परमाणु बम की आग पूरी पृथ्वी को खाक में बदल सकती है। अब अगर एक भी न्यूक्लियर बम फटा तो दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। धरती पर परमाणु बम के विस्फोट के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,862 है। ये परमाणु बम पूरी धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। यानी दुनिया में जितने एटम बम हैं वो पृथ्वी को 1-2 बार नहीं 50 बार तबाह कर सकते हैं। साफ है, एटम बम के प्रहार से ना तो रूस बचेगा, ना ही अमेरिका रहेगा और ना ही चीन का नामो निशान बचेगा। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका तनातनी छोड़ रूस के साथ फिर से न्यूक्लियर टॉक शुरू करने की कोशिश में है। क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, परमाणु विशेषज्ञों के लिए जानना मुश्किल है। पुतिन के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है, क्योंकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि
पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। वो जंग दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। वो युद्ध कैसा होगा? कभी ना हुआ जैसा होगा। इस परमाणु टकराव को रोकने के लिए अमेरिका अलर्ट मोड में आ गया है। फॉरेन पॉलिसी के स्पेशल रिपोर्ट की इस हेडलाइन को पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा है, परमाणु संधि पर बाइडेन का लक्ष्य रूस के साथ नई शुरुआत करना है। साफ है, न्यूक्लियर वॉर की आशंका पर पूर्ण विराम लगाने के लिए अमेरिका आगे बढ़ गया है। दूसरी हेडलाइन और भी गौर करने वाली है। ये द गार्डियन की हेडलाइन है। इसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है, अमेरिका ने कथित तौर पर यूक्रेन में परमाणु जोखिम पर रूस के साथ बातचीत की। इसमें लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कथित तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगियों के साथ बातचीत की है। बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध में परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करना है। इससे जुड़े इस तीसरी हेडलाइन को पढ़ लीजिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन है, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने पुतिन के टॉप ऑफिसर्स के साथ एक गोपनीय मीटिंग की है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रूस के समकक्ष के साथ परमाणु खतरे पर गोपनीय चर्चा की है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए। इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग के बयान को हेडलाइन बना साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अपने इस ताजे बयान में नाटो प्रमुख ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। नाटो चीफ ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये युद्ध को पूरी तरह से बदल देगा और रूस को पता होना चाहिए कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। जब हम रूस राष्ट्रपति पुतिन की ओर से बार बार इस तरह की परमाणु बयानबाजी देखते हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और इसलिए हम साफ संदेश दे रहे हैं कि रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जेंस स्टोल्टेनबर्ग के इस बयान से साफ है कि अब नाटो को भी लगने लगा है कि पुतिन परमाणु बम फोड़कर यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका दोनों देशों की बात करें तो रूस के पास 5,977 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बम है। रूस के 5,977 बम में से 1,500 रिटायर्ड हैं और 2,889 रिजर्व में रखे गए हैं। 1,588 परमाणु बम युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैनात हैं। वहीं अमेरिका के कुल 5,428 परमाणु हथियारों में 1,720 रिटायर्ड हैं और 1,964 रिजर्व में हैं और 1,644 परमाणु हथियारों को जंग के लिए रेडी रखा गया है। यानी अमेरिका ने रूस के मुकाबले अधिक तादाद में अपने परमाणु बमों को मिसाइल, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और पनडुब्बियों पर लगा रखा है। कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है, ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पुतिन के इस परमाणु बम का नाम है ज़ार बम। ज़ार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम माना जाता है। ज़ार रूस के राजाओं की उपाधि रही है, इसलिए इसे ज़ार बम का नाम दिया गया है और इस बम को परमाणु बम के महाराजा की तरह पेश किया गया।
कहते हैं अगर रूस का जार बम गिरा तो धरती का जर्रा जर्रा थर्रा जाएगा। ये हाइड्रोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ फट गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है। रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था, लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने 60 बरस बाद दुनिया को दिखाया। ये वही वीडियो है। जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया। परमाणु हथियार, खासकर परमाणु मिसाइल लड़ाकू जहाजों में रखी जाती है, लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिए लटका कर रखा गया था। 30 अक्टूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया। लड़ाकू जहाज टोपोलो 95 में करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट से जार बम को नोवाया ज़ैम्बिया द्वीप पर गिराया ताकि विस्फोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरें ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुंच जाए। रूस के मुताबिक दोनों विमान 50 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया दहल उठी। दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटिल बॉय परमाणु बम से 3,333 गुना रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन जैसा ही है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है। जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया परमाणु बम लिटिल बॉय 14 किलोटन ताकत वाला था, जबकि नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन, जिसने लाखों लोगों की पल भर में जान ले ली, उसकी ताकत थी 18 किलोटन। वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम B-83 का पावर 1.2 मेगाटन का है। वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगाटन है, यानी अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली। यही वजह है कि रूस ने जार बम का परीक्षण आर्कटिक समुद्र में नोवाया ज़ेम्लिया के ऊपर बर्फ में गिराया था, ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगह सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हो। कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परीक्षण किया, वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरह से बदल गया। दुनिया ने उस वक्त जापान में परमाणु बम की तबाही भी देख ली थी, लेकिन रूस ने इस परीक्षण से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमाणु युद्ध छिड़ा तो दुनिया से मानवता का खात्मा भी हो सकता है। यही वजह है कि परमाणु युद्ध की आशंका से पूरी दुनिया में खौफ है और अमेरिका ने परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए रूस के साथ बातचीत शुरू कर दी है। देखिए, समझना होगा कि इस वक्त मॉस्को में बहुत हलचल है। मीटिंग चल रही है कि खेरसोन को खाली करने का ऑर्डर कहीं रूस पर भारी ना पड़े, क्योंकि खेरसोन क्राइमिया का गेटवे है और जिस तरह से खेरसोन में व्लादिमीर पुतिन की सेना को मजबूर होना पड़ा है, सवाल उठ रहे हैं कि अगर क्राइमिया पर ज़ेलेंस्की हमला कर देंगे तो उस वक्त क्या होगा। खेरसोन की हार ने रूस के टॉप कमांडर्स के बीच में खलबली मचा दी है। ये रिपोर्ट देखिए, क्राइमिया में ऐसा क्या है जिसके लिए पहले पुतिन ने हमला किया और अब ज़ेलेंस्की करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 1, क्रेमलिन वॉर रूम। प्रेसिडेंट पुतिन के क्रेमलिन दफ्तर में वॉर रूम के पर्दे पर रूस के लिए सिर्फ बुरी खबरें ही बची दिख रही हैं। क्राइमिया का गेटवे खेरसोन खाली करना पड़ा। कर्च ब्रिज का बदला अब तक अधूरा है। अब क्राइमिया पर भी खतरा मंडराने लगा है। सीन नंबर 2, मॉस्को का आर्मी सेंटर। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, आर्मी के नए जनरल और सीरिया युद्ध से कुख्यात कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन, आर्मी के टॉप ऑफिसर, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के टॉप एजेंट्स सुपर एक्टिव हैं।
फोन की घंटी से मॉस्को का आर्मी सेंटर खनखना रहा है। सीन नंबर 3, रूस की आर्मी का मूवमेंट। पुतिन की मिसाइलों से युद्ध भूमि दहल रही है। खेरसॉन खाली करने के हाहाकार के बीच रूस की आर्मी यूक्रेन की सेना को करारा जवाब दे रही है। पुतिन की लाल आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। मिलिट्री को डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। वॉर रूम में एक्शन फुल ऑन है। कर्नल जनरल खेरसॉन की वापसी की काट निकालने के लिए नई प्लानिंग कर रहे हैं और इधर खेरसॉन वाली सप्लाई चेन कटने के बाद अब खतरा क्राइमिया की सप्लाई चेन तक आ पहुंचा है। В Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег реки Днепр. पुतिन के लिए हालात बहुत चैलेंजिंग हो चुके हैं। जमीन पर ज़ेलेंस्की की सेना की फुल स्पीड से विक्ट्री पुतिन को विकल्पों पर सोचने पर मजबूर कर रही है। हालांकि इस बीच पुतिन की उम्मीदें नाकाम नहीं हुई हैं। कहा जा रहा है कि खेरसॉन खाली करने के पीछे पुतिन की नई रणनीति है। ये स्ट्रैटेजिक वापसी है। युद्ध का टाइमलाइन इस दलील को सपोर्ट करता है। पुतिन हर बार कम बैक करते हुए दिखे हैं। जैसे पहली घटना, अप्रैल 2022 में रूस के युद्धपोत मॉस्को का काला सागर में डूबना। जब मॉस्को को ज़ेलेंस्की ने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। मॉस्को काला सागर में रूस की आन बान शान था। मॉस्को के डूबने से भी रूसी बेड़े को बहुत नुकसान पहुंचा। युद्धपोत मॉस्को के डूबने के बाद से मॉस्को पूरी तरह बौखला गया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने मॉस्को के डूबने को रूस पर हमला बताते हुए वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया। पुतिन के कहर से यूक्रेन धू-धू जलने लगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने ज़ेलेंस्की की जान को खतरा पैदा कर दिया। लगने लगा कि अब बस युद्ध का द एंड, क्योंकि पुतिन ने कम बैक कर लिया था और अब पुतिन के कम बैक की कहानी का दूसरा पड़ाव। दूसरी घटना, कर्च ब्रिज का उड़ना। 8 अक्टूबर 2022 को रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्च पुल पर जोरदार धमाका होता है। पुल पर हुए धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें फ्रेट ट्रेन के जरिए कई फ्यूल टैंक और रेलवे लाइन में आग लगी हुई है। वहीं रोडवे ब्रिज का एक हिस्सा समुद्र में गिर गया है। पुतिन ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस से जोड़ने के लिए समंदर में कर्च पुल बनाया था। इस ब्रिज को क्राइमिया पर रूस के कब्जे के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। कर्च ब्रिज के ध्वस्त होने से रूस की सप्लाई लाइन कट गई। यूक्रेन मोर्चे पर अप्रैल में मॉस्को मिसाइल क्रूजर की तबाही के बाद ये रूस के खिलाफ सबसे बड़ा हमला था। बदले में पुतिन ने इस विस्फोट के बाद यूक्रेन की जमीन को मिसाइलों की मार से क्षत विक्षत कर दिया। 80 मिसाइलें दाग दी। ये यूक्रेन के सैनिकों के जाबाजी की निशानी है कि उन्होंने यूक्रेन को झुकने नहीं दिया है, वरना पुतिन ने युद्ध में ऐसे ऐसे घातक हथियार और तरीके इस्तेमाल किए हैं जिनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियां दोहराएंगी। कर्च पुल के विध्वंस ने पुतिन को खेरसॉन की पटकथा का पटाक्षेप करने के लिए मजबूर कर दिया है। सवाल है, आगे क्या? खेरसॉन गया तो अब क्या ज़ेलेंस्की की सेना क्राइमिया कूच की तैयारी कर रही है? क्राइमिया पर हमले की हिम्मत दिखाएंगे ज़ेलेंस्की? क्राइमिया पर अटैक हुआ तो क्या पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम की बारिश कर देंगे? ऐसा कहने का आधार है खेरसॉन की भौगोलिक स्थिति, जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेरसॉन वाली हार का रास्ता क्राइमिया से सीधा जुड़ता है। मतलब खेरसॉन पर जिसने दोबारा कब्जा कर लिया, क्या वो क्राइमिया पर अपने आधिपत्य का दावा नहीं करेगा? क्राइमिया कितना अहम है, इसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे।
क्योंकि इस क्राइमिया का इतिहास, भूगोल, संसाधन और कनेक्शन इतने खास हैं कि ज़ेलेंस्की को क्राइमिया की राह पकड़ने से पहले 100 बार जरूर सोच लेना चाहिए। पुतिन उस खेरसॉन को हारे हैं जिन पर उन्होंने इस साल कब्जा किया था। क्राइमिया को पुतिन 8 साल पहले जीत चुके हैं। क्राइमिया अब रूस का अभिन्न हिस्सा है। क्राइमिया पर अटैक का मतलब रूस की संप्रभुता पर हमला होगा। क्राइमिया रूस को यूक्रेन से जोड़ने वाला सबसे अहम राह है। क्राइमिया पर ज़ेलेंस्की की जीत का मतलब होगा पुतिन की युद्ध में करारी शिकस्त। 2014 में पुतिन के क्राइमिया पर कब्जे के बाद ही अमेरिका और पश्चिम देश रूस के खिलाफ हो गए। अमेरिका और पश्चिम देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। तभी से अमेरिका और रूस के संबंध काफी बिगड़ गए। हालांकि पुतिन इन प्रतिबंधों के दबाव में नहीं थे। यही कारण है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, क्राइमिया की तर्ज पर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाके में जनमत संग्रह कराकर रूस में शामिल कर लिया। जनमत संग्रह के जरिए रूस ने क्राइमिया को अपने देश का हिस्सा बनाया था। इसके लिए भी बाकायदा जनमत संग्रह कराया गया था। इस जनमत संग्रह में 97% लोगों ने रूस के साथ जाने पर अपनी सहमति जताई थी। इसके साथ रूस और क्राइमिया के अधिकारियों ने विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 9 साल पहले क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही रूस की नजर क्राइमिया पर टिकी थी। इसकी बड़ी वजह ब्लैक सागर में अपने वर्चस्व को कायम करना था। पुतिन के सामने यह क्लियर था कि क्राइमिया के जरिए ही रूस ब्लैक सागर पर अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। हालांकि कानूनी तौर पर दुनिया में इस कब्जे को मान्यता नहीं मिली है। क्राइमिया का युद्ध इतिहास के उन युद्धों में शामिल है जिसमें पुतिन ने सटीक निशाना लगाया और यूक्रेन की जमीन पर रूस का झंडा फहरा दिया। अब नाटो को रोकने के लिए पुतिन यूक्रेन को हराने के मिशन पर है और हालात हैं कि रूस के उल्टा होते दिख रहे हैं। खेरसॉन के हटने के बाद अब रूस का जिन इलाकों पर डायरेक्ट कब्जा बचा है उसमें शामिल है लुहांस्क, डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया। पुतिन की सेना को अब इन जगहों पर भी सीधी फाइट मिलने वाली है। इस बीच बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश के बाद ऐसा कीचड़ होता है कि टैंक तक फंस जाते हैं। पुतिन की सेना बहुत मुश्किल में है क्योंकि बारिश के बाद सर्दी का कहर शुरू होगा और -30 के नीचे रूस के सिपाहियों को यूक्रेन में लड़ना होगा। सप्लाई चेन की हालत आप देख चुके हैं। कर्ज पुल खत्म, खेरसॉन खाली करना पड़ रहा है और अब क्राइमिया पर भी खतरा मंडरा रहा है। За прошедшие 2 суток продвижение подразделений Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях составило не более 10 километров. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения Вооруженных сил Украины остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр. अमेरिका के पूर्व कमांडर ने बताया था कि कैसे ज़ेलेंस्की साल के अंत तक क्राइमिया पर अटैक करने की हालत में होंगे। ऐसा हो भी सकता क्योंकि जंग की जमीन पर तो कम से कम क्लियर हो रहा है कि पुतिन पीछे हट रहे हैं और ज़ेलेंस्की आगे बढ़ रहे हैं। और यही हाल रहा तो क्राइमिया, जो कभी यूक्रेन का हिस्सा था, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की अभी क्राइमिया अटैक का प्लान खेरसॉन की जीत के बाद भी उत्साहित होकर शायद ही बनाए, क्योंकि क्राइमिया तक आग फैले उससे पहले पुतिन को एक बार फिर कम बैक करना होगा। अमेरिका या यूरोप के देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई चेन जारी रखेंगे। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियार मिलता रहेगा और रूस की सेना खेरसॉन की ही तरह एक के बाद एक विजित क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा करती जाएगी। Сьогодні маємо оголошення нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Важливі засоби протиповітряної оборони, якраз те, що треба, те, що ми просили. ईरान ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस बार दावा ऐसा है कि वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा हुआ है।
चर्चा एक ऐसी मिसाइल की हो रही है जो अब तक अमेरिका और इजराइल भी नहीं बना सका है, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। आखिर क्या है ये मिसाइल और ईरान इस मिसाइल का इस्तेमाल कहां-कहां करने वाला है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। डेंजर जोन में इजराइल का किलर। क्या ईरान से निकाला आयरन डोम का तोप? महायुद्ध की तरफ एशिया। ईरान ने एशिया के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अमेरिका से लेकर इजराइल तक बड़े बड़े जनरलों और कर्नलों के माथे पर पसीना आ रहा है। बाइडेन भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खुद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ईरान पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। इजराइल में तो खुफिया एजेंसियों ने सच्चाई जानने के लिए अपने अभियान शुरू कर दिए हैं। आखिर सच क्या है? ऐसा क्या हो गया जो ईरान ने दुनिया के 3 मुल्क अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल को परेशान और बेचैन कर दिया है? पहले देखिए इजराइल के अखबार किस तरह की हेडलाइंस छाप रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, ईरान ने दावा किया है कि उसने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर ली है जो सारे सुरक्षा कवच तोड़ सकता है। इजराइल के अखबार द यरूशलम पोस्ट की खबर है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अरब का अखबार अरब न्यूज की हेडलाइंस है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। सबसे पहले सुनिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर का वो दावा जिसने अमेरिका की भी नींदें उड़ा दी हैं। ما به لطف الهی موفق شدیم به موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته که قادر است در فضایی که مهمترین و پیشرفته ترین سامانه های سپاه دفاع موشکی وجود دارد اونها عبور بکنه و همون سامانه ها رو در واقع سامانه های سپاه موشکی رو که جزء مهمترین ارکان دفاعی دشمن میتونه باشه اونها رو مورد هدف قرار بده. این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره. یعنی هم سامانه‌های پدافندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانه‌های فوق‌العاده گران قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی‌کنم تا 10 سال بعدم. दरअसल ईरान ने यह दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी है जो किसी भी एयर डिफेंस को भेज सकती है।
ये बहुत बड़ा दावा है, इतना बड़ा दावा कि इस पर अमेरिका को भरोसा भी नहीं हो रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने का ईरान का दावा इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि अब तक सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर पाए हैं। जबकि अब तक 5 देश ऐसे हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। ये 5 देश हैं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या खास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है? हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो 5 मैक की गति या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। 1 मैक स्पीड का मतलब है ध्वनि की स्पीड के बराबर की गति। ध्वनि यानी आवाज 1 घंटे में 1225 किलोमीटर की दूरी तय कर देती है। इस तरह 1 मैक स्पीड का मतलब है 6125 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक स्पीड का मतलब है 30,625 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर गुजरने की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस को तोड़ देती है और दुश्मन पर बहुत तेज हमला करती है। इतना तेज हमला कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। जैसे रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने यूक्रेन में कहर ढा दिया। यूरोप के देशों ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस दिए हैं, फिर भी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सका। और यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण का दावा करने वाले ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स फूले नहीं समा रहे हैं। این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره. یعنی هم سامانه‌های پدافندی که در داخل جو دفاع می‌کنند و هم سامانه‌های فوق‌العاده گران قیمتی که در بیرون جو مقابله می‌کنند با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی‌کنم تا 10 سال بعدم आखिर इजराइल ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने का ऐलान क्यों किया है? अब आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। देखिए, ये ईरान के शिराज शहर में शाह चिराग मस्जिद की तस्वीरें हैं। अभी पिछले महीने ही इसी शाह चिराग मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा लगाया गया था। ठीक शिराज की तरह 2020 में ईरान के कूम शहर में जामकरन मस्जिद के गुंबद पर फहराया गया था लाल झंडा। तब ईरान ने अमेरिका से बदला लिया था और एक साथ कई मिसाइल अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर लॉन्च की थी। और अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और इराक पर स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है। जब इस शाह चिराग मस्जिद पर ईरान ने लाल झंडा फहराया था तब सबसे ज्यादा डर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लगा था, क्योंकि ईरान लगातार सऊदी अरब को धमकियां देता रहा है। तब अमेरिका ने सऊदी अरब को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए अपनी फौजों को अरब में अलर्ट पर कर दिया था। इजरायल तो पहले से ही ईरान का कट्टर शत्रु है और अब इजरायल के अंदर भी इजरायल की राष्ट्रवादी पार्टी के लीडर बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बन गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का इजरायल में दोगुनी ताकत से लौटना भी ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये तस्वीरें देखिए, इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की ताकत बढ़ने के बाद कैसे गाजा पर हमले किए गए थे। इससे पहले भी जब बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गाजा और हमास को जवाब देने के लिए अपनी सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और अब ईरान भी नेतन्याहू के टारगेट पर आ सकता है, क्योंकि इजरायल की पॉलिसी है कि वो दुश्मन को ताकत हासिल करने से पहले ही तोड़ देने में भरोसा रखता है।